यह लड़का क्लास में बस चुपचाप बैठा होता है, जिस पर हर लड़की बार बार चोरी छुपे नजर डालती रहती है। वजह साफ होती है, उसके बैंक अकाउंट में बिलियंस पड़े होते हैं और ऊपर से वो दिखने में भी हैंडसम होता है। लेकिन चेन येन उन्हें एक सेकंड का भी अटेंशन नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक रीजन से आया होता है, कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल लड़की से मिलने के लिए, जिसे हर लड़का अपने सपनों में देखता है। उस लड़की पर कई लोग ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन उसने किसी को भी भाव नहीं दिया। जिस पर एक लड़का इतना ज्यादा बेशर्म हो गया था कि जब वो ज्यादा पास आया तो उसकी फ्रेंड ने उसे लिटरली पेन से स्टैप कर दिया था। इसके बाद चेन युएन कैजुअली उसके पास पहुंचता है और जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं। वो लड़की उसे एज अ फ्रेंड ऐड करने और प्राइवेट चैट करने के लिए अग्री कर लेती है। ये देखकर बाकी लड़कियां हैरान रह जाती हैं और लड़के अपनी जलन कंट्रोल नहीं कर पाते। चेन येन स्कूल गर्ल को ऐसे पुल करता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो। लेकिन सच ये होता है कि कुछ ही दिन पहले यही लड़का एक कंप्लीट होपलेस लूजर था। कुछ दिन पहले ये लड़का अपने डार्क डॉर्म रूम में अकेला बैठा होता है, जिस पर वो अपना फोन ऐसे पकड़े रहता है जैसे यही दुनिया की आखिरी लाइफलाइन हो। चनुअन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे अभी अभी टेक्स्ट पर डंप कर चुकी होती है। ना कोई कॉल ना कोई बात, बस एक टेक्स्ट। पहले तो वो खुद पर हंसता है, सोचता है शायद ये कोई जोक होगा, क्योंकि ऐसा ब्रेकअप कौन करता है। जिस पर वो तुरंत रिप्लाई करता है, पूछता है क्या हुआ, उसने क्या गलत किया और उनके फ्यूचर प्लान्स का क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो सेंड दबाता है, अगले ही पल उसे एरर मिलता है, क्योंकि वो उसे ब्लॉक कर चुकी होती है। इसी बीच उसका रूममेट युआन गे शांति से गेमिंग कर रहा होता है और चेन युआन को आवाज देता है कि एक प्लेयर कम है, ज्वाइन कर ले। लेकिन मेन कैरेक्टर बिना कुछ सुने नीचे की तरफ भागता है। डॉम के बाहर रोड के पास उसकी गर्लफ्रेंड या अब एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। जैसे ही लोग उसे उसकी तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, वे फुसफुसाने लगते हैं। ये वही कैंपस लिकिंग डॉग है जिसने 3 साल तक इसके पीछे भागा है। वो उससे बात करने की भीख मांगता है, जिस पर भीड़ देखकर वो घबरा जाती है और उससे कहती है कि उसे एम्बेरस ना करे। फिर भी कांपते हुए एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे वो डिश देता है जो उसे बहुत पसंद होती है, जिसे खरीदने के लिए उसने 4 पार्ट टाइम जॉब्स की होती हैं, और उससे चीजें खत्म ना करने की गुहार लगाता है। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी उसे पसंद नहीं है वो सब चेंज कर देगा और सब कुछ ठीक कर देगा। लेकिन तभी वो बॉम्ब गिरा देती है। वो कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है, बस वो अपने एक्स के पास वापस जा रही है, क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। यह सुनते ही चेन्यू की पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती है। वो चिल्लाता है, उस एक्स को कर्स करता है जिसे उसने चीटिंग करते पकड़ा था, और उसी मोमेंट वो गाय अपनी शाइनी कार में आकर रुकता है। वो लड़की बिना पीछे देखे कार में बैठ जाती है और जाते जाते कहती है अब दोबारा मत मिलना। चेन युआन वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। इसके बाद वो खाना सीधा ट्रैश में फेंक देता है। दिल टूट चुका होता है, गला सूखा होता है, जिस पर वो पानी खरीदने कन्वीनियंस स्टोर में चला जाता है और सोचता रहता है मेरे जेन्युइन फीलिंग्स हमेशा कुचले क्यों जाते हैं, क्या मैं हमेशा लिकिंग डॉग ही बना रहूंगा। गुस्से में वो डिसाइड करता है ठीक है अब डॉग नहीं बनूंगा, मैं सी किंग बनूंगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, डिंग। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन अचानक फ्लैश होती है, एक लिकिंग डॉग सिस्टम, इतना ब्रोकन चीट कि वो समझ भी नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सके, उसके पास से एक फ्यूरियस आवाज आती है। एक लड़की उस पर चिल्लाती है कि वो उसकी चेस्ट घूर रहा है। उसी पल एक और स्क्रीन खुलती है, इस बार उसके पास, जिसमें उस लड़की का नाम, डिटेल्स और एक नोट दिखता है। लिखा होता है कि अगर वो सिस्टम की मदद से उसकी अफेक्शन 95 से ऊपर ले गया तो वो लड़की उसकी लिकिंग डॉग बन जाएगी। शनोवन ये देखकर स्टन्ड रह जाता है। 9 ट्रिलियन लिकिंग डॉग कॉइन्स जो सिर्फ महिलाओं पर खर्च किए जा सकते हैं, और कार्ड भी सिर्फ महिलाएं ही यूज कर सकती हैं। वो डिसाइड करता है कि यही अभी टेस्ट करेगा। वो मुस्कुराता है, व्हाइट हेड गर्ल को ब्यूटीफुल कहता है और कह देता है कि आज उसके सारे एक्सपेंसेस वो कवर करेगा। बस एक सेंटेंस और इंस्टेंट हुक हो जाता है, जिस पर वो लड़की सिस्टम के ट्रैप में कदम रख देती है। आसपास के लोग उसकी बात सुनते हैं और जब दोनों को साथ खड़ा देखते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि वो आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है, जो काफी फॉर्मिडेबल मानी जाती है, क्योंकि उसने सिर्फ 3 सेंटेंसेस में किसी से 30,000 खर्च करवा दिए थे। जब लड़की उसकी एबिलिटी को चैलेंज करती है तो वो कहता है कि ट्राई करके देख ले। इसके बाद वो उससे कहती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर में अपने सारे फ्रेंड्स को स्नैक्स ट्रीट देना चाहती है और पूछती है कि क्या वो पैसे में हेल्प कर सकता है। वो उसके कपड़ों और लुक से उसे अंडर एस्टिमेट करती है और सोचती है कि अब वो एम्बैरेस्ड होगा। लेकिन चेन युएन सीधे उसके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर देता है, जिसे देखकर सब शॉक में आ जाते हैं। उसके लुक्स देखकर लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो कोई हिडन रिच
सेकंड जनरेशन है जो ऐसे ही पैसे उड़ा देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकता है, लेकिन व्हाइट हेयर्ड गर्ल अभी भी पैसे देखकर शॉक में होती है, जिस पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके करीब झुककर कहती है कि जल्दी क्या है, वीचैट तो बाद में भी ऐड हो सकता है, लेकिन पहले वो उसे कहीं ले जाना चाहती है। शूले एमसी का फायदा उठाने का प्लान बनाती है और उसे एक ब्रांड स्टोर ले जाती है। साथ ही वो साफ कर देती है कि वो गोल्ड डिगर नहीं है और बस उसकी सिंसेरिटी और एटीट्यूड देखना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा बॉय इंटेंस शुरुआत से बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। वो उसे कह देता है कि वो जो चाहे पिक कर सकती है, क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई और वुमन नहीं है जिस पर वो सिस्टम ट्राई कर सके। वो लिकिंग डॉग सिस्टम को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करने को लेकर एक्साइटेड फील करता है। जैसे ही वो ब्रांड स्टोर में एंटर करते हैं, वो डिजाइनर बैग्स देख रहे होते हैं, तभी उसे एक फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की होती है जिसने उसे 1 घंटे पहले डंप किया था। वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड से पूछ रही होती है कि जो बैग उसने पहना है वो उस पर कैसा लग रहा है। उसका बॉयफ्रेंड मोबाइल में बिजी होता है और उसके सवाल को कंप्लीटली इग्नोर कर देता है। एमसी उसे देखकर सरप्राइज में उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हैरानी से घूरता ही रहता है। यह देखकर व्हाइट हेयर्ड गर्ल तुरंत समझ जाती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो टीजिंग टोन में कहती है कि शायद वो गलत टाइम पर आ गई है, लेकिन उसे रिग्रेट करवाने के लिए एमसी कहता है कि वो तो बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई है। इसके बाद व्हाइट हेयर्ड गर्ल एक फीमेल सेल्स एसोसिएट से पूछती है कि क्या स्प्रिंग कलेक्शन का बैग अभी अवेलेबल है। वो बताती है कि सिर्फ एक ही बचा है, जो फिलहाल एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड ट्राई कर रही होती है। एक्स गर्लफ्रेंड को उस पर नजर रखते देख इरिटेशन होती है और वो डिसाइड करती है कि उसे लूजर और अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बीच का डिफरेंस दिखाएगी। इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेती है और कहती है कि किसी का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे सुनते ही वो फाइनली ध्यान देता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, जिस पर वो बताती है कि पहले लूनर बर्थडे था और अब सोलर वाला है। ये सुनकर वो एनॉयड लुक देता है और कहता है कि उसे मटेरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। जुनकाई की ये बातें उसे कंप्लीटली शॉक कर देती हैं, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। उल्टा उसका शो ऑफ उस पर ही भारी पड़ जाता है। व्हाइट हेयर्ड गर्ल ये सब सुन चुकी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो गाय बैग खरीदने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ती है और बिना कुछ कहे बैग अपने हाथ में ले लेती है। इस पूरे सीन को देखकर शूले की फेवरेबिलिटी एमसी के लिए बढ़ती जाती है और जब वो कार्ड स्वाइप करके बैग पे करता है तो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स डबल स्पीड से बढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट पैसे की पावर पर स्मर्क करता है, क्योंकि सिर्फ एक बैग से 60 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही कुछ और बैग्स खरीद लिए तो शूले थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसी वक्त उसे अमाउंट को लेकर चिंता होने लगती है। ये गाय क्लास में बस आराम से बैठा होता है, जिस पर हर लड़की बार बार चुपके से उसे देखती रहती है और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। वजह यह होती है कि उसके बैंक अकाउंट में अरबों पड़े होते हैं और ऊपर से वो दिखने में भी हैंडसम होता है। लेकिन चेन येन उन्हें 1 सेकंड की भी अटेंशन नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक ही रीजन से आया होता है, कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल से मिलने के लिए, जिसे हर ड्यूड इमेजिन करता है। उस लड़की पर हंड्रेड्स लोग अपना शॉट ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन वो हर किसी को नॉट वर्दी कहकर रिजेक्ट करती आई होती है, जिस पर एक गाय इतना ज्यादा चिपक जाता है कि जब वो बहुत पास आ जाता है तो उसकी फ्रेंड उसे लिटरली पेन से स्टैप कर देती है। इसके बाद चेन यूएन आराम से उसके पास चलता हुआ आता है, जिस पर सब शॉक रह जाते हैं, क्योंकि वो लड़की उसे फ्रेंड ऐड करने और प्राइवेट चैट करने के लिए अग्री कर लेती है। यह देखकर सारी लड़कियां स्टन्ड रह जाती हैं और सारे गाइज अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं कर पाते। चेन यूएन स्कूल कोऑर्डिनेट्स को ऐसे पल्प करता है जैसे यह कोई बड़ी बात ही ना हो, लेकिन असल में कुछ ही दिन पहले यही गए एक कंप्लीट होपलेस लूजर था। कुछ दिन पहले ये लड़का अपने डार्क टर्म रूम में अकेला बैठा होता है और अपना फोन ऐसे पकड़े रहता है जैसे वही उसकी आखिरी लाइफ लाइन हो। चनवान ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अभी अभी टेक्स्ट पर डंप किया होता है। ना कोई कॉल ना कोई बात, बस एक टेक्स्ट। पहले तो वो खुद पर हंसता है, सोचता है कि शायद ये कोई जोक होगा, क्योंकि कोई भी ऐसे ब्रेकअप नहीं करता। जिस पर वो तुरंत टाइप करता है, पूछता है क्या हुआ, उसने क्या गलत किया और उनके फ्यूचर प्लान्स का क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो सेंड करता है, अगले ही पल उसे एरर दिखता है, क्योंकि वो उसे ब्लॉक कर चुकी होती है। इसी बीच उसका रूममेट यूएन गे आराम से गेमिंग कर रहा होता है और चेन यूएन को चिल्लाकर बुलाता है कि एक प्लेयर कम है, ज्वाइन कर ले। लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ सुने बिना सीधा नीचे की तरफ भागता है। डैम के बाहर रोड के पास उसकी गर्लफ्रेंड या अब
एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। जैसे ही लोग उसे उसकी तरफ भागते हुए देखते हैं वो फुसफुसाने लगते हैं, ये वही कैंपस लिकिंग डॉग है जिसने 3 साल तक इसके पीछे भागा है। वो उससे बात करने की भीख मांगता है, जिस पर क्राउड देखकर वो घबरा जाती है और उसे कहती है कि उसे एम्बैरस ना करे। फिर भी कांपते हुए एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे वो डिश देता है जो उसे बहुत पसंद होती है, जिसे खरीदने के लिए उसने 4 पार्ट टाइम जॉब्स की होती हैं, और उससे चीजें खत्म ना करने की रिक्वेस्ट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी उसे पसंद नहीं है वो सब चेंज कर देगा और सब कुछ फिक्स कर देगा। लेकिन तभी वो एक बॉम्ब गिरा देती है। वो कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है, बस वो अपने एक्स के पास वापस जा रही है क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। सुनते ही चेन्यू की पूरी दुनिया कोलैप्स हो जाती है। वो चिल्लाता है, उस एक्स को कर्स करता है जिसे उसने चीटिंग करते पकड़ा था, और उसी मोमेंट वो काय अपनी शाइनी कार में आकर रुकता है। वो लड़की बिना पीछे देखे कार में बैठ जाती है और जाते जाते चेनवन से कहती है कि अब दोबारा मत मिलना। चेन युएन वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। इसके बाद वो खाना सीधा ट्रैश में फेंक देता है। दिल पूरी तरह टूट चुका होता है, गला सूख रहा होता है, जिस पर वो पानी लेने कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चला जाता है और सोचता रहता है कि उसकी जेन्युइन फीलिंग्स हमेशा क्यों कुचली जाती हैं और क्या वो हमेशा लिकिंग डॉग ही बना रहेगा। गुस्से में वो डिसाइड करता है कि अब वो डॉग नहीं बनेगा बल्कि सीकिंग बनेगा। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, टिंग। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन अचानक फ्लैट होती है। एक लिकिंग डॉग सिस्टम इतना ब्रोकन चीट कि वो समझ ही नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ सके उसके बगल में एक फ्यूरियस आवाज गूंजती है। एक लड़की उस पर चिल्लाती है कि वो उसकी चेस्ट घूर रहा है। उसी पल एक और स्क्रीन खुलती है, इस बार उसके पास, जिसमें उस लड़की का नाम, डिटेल्स और एक नोट दिखता है। लिखा होता है कि अगर वो सिस्टम से उसकी अफेक्शन 99 से ऊपर ले गया तो वो लड़की उसकी लिकिंग डॉग बन जाएगी। शनवन ये देखकर स्टन्ड रह जाता है। 9 ट्रिलियन लिकिंग डॉग कॉइन्स जो सिर्फ महिलाओं पर खर्च किए जा सकते हैं, और कार्ड भी सिर्फ महिलाएं ही यूज कर सकती हैं, जिस पर वो डिसाइड करता है कि अभी और यही टेस्ट करेगा। वो मुस्कुराता है, व्हाइट हेयर्ड गर्ल को ब्यूटीफुल कहता है और कह देता है कि आज उसके सारे एक्सपेंसेस वो कवर करेगा। बस एक सेंटेंस और इंस्टेंट हुक हो जाता है, जिस पर वो लड़की सिस्टम के ट्रैप में कदम रख देती है। आसपास के लोग उसकी बातें सुनते हैं और जब दोनों को साथ खड़ा देखते हैं तो गॉसिप करने लगते हैं कि वो आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है, जो काफी फॉर्मिडेबल मानी जाती है क्योंकि उसने सिर्फ 3 सेंटेंसेस में किसी से 30,000 खर्च करवा दिए थे। जब लड़की उसकी एबिलिटी को चैलेंज करती है तो वो उसे ट्राई करने को कहता है। इसके बाद वो बताती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर में अपने सारे फ्रेंड्स को स्नैक्स ट्रीट देना चाहती है और उससे पैसे में हेल्प मांगती है। वो उसके लुक और कपड़ों से उसे अंडरएस्टिमेट करती है और सोचती है कि अब वो एम्बैरेस्ड होगा। लेकिन चेन युएन सीधे उसके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर देता है, जिस पर सब शॉक में आ जाते हैं। उसके लुक्स देखकर लोग सोचने लगते हैं कि शायद वो कोई हिडन रिच सेकंड जनरेशन है जो ऐसे ही पैसे खर्च कर देता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे वीचैट पर ऐड कर सकता है, लेकिन व्हाइट हेयर्ड गर्ल अभी भी इतने पैसे देखकर शॉक में होती है, जिस पर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसके करीब झुककर कहती है कि जल्दी क्या है, वी चैट तो बाद में भी ऐड हो सकता है, लेकिन पहले वो उसे कहीं ले जाना चाहती है। शोले एमसी का फायदा उठाने का प्लान बनाती है और उसे एक ब्रांड स्टोर ले जाती है। साथ ही वो क्लियर कर देती है कि वो गोल्ड डिगर नहीं है और बस उसकी सिंसेरिटी और एटीट्यूड देखना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा बॉय इंटेंस शुरुआत से बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। वो उसे कह देता है कि वो जो चाहे पिक कर सकती है क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई और वुमन नहीं है जिस पर वो ये सब ट्राई कर सके। वो लिकिंग डॉग सिस्टम को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करने को लेकर एक्साइटेड फील करता है। जैसे ही वो ब्रांड स्टोर में एंटर करते हैं, वो डिजाइनर बैग देख रहे होते हैं, तभी उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की होती है जिसने उसे 1 घंटे पहले डंप किया होता है। वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड से पूछ रही होती है कि जो बैग उसने पहना है वो उस पर कैसा लग रहा है। उसका बॉयफ्रेंड फोन में बिजी होता है और उसके सवाल को कंप्लीटली इग्नोर करता है। एमसी उसे देखकर सरप्राइज में उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो लड़की उसकी तरफ मुड़ती है। प्रोटैगनिस्ट अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को हैरानी से घूरता ही रहता है। यह देखकर व्हाइट हेड गर्ल तुरंत समझ जाती है कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड है। वो टीजिंग टोन में कहती है कि शायद वो गलत टाइम पर आ गई है, लेकिन उसे रिग्रेट करवाने के लिए एमसी कहता है कि वो तो सबसे परफेक्ट टाइम पर आई है। इसके बाद व्हाइट हेड गर्ल एक फीमेल सेल्स एसोसिएट से पूछती है कि क्या स्प्रिंग कलेक्शन का बैग
अभी स्टोर में है। वो बताती है कि सिर्फ एक ही बचा है, जो फिलहाल एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड ट्राई कर रही होती है। एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड उसे पीछे पीछे देखते हुए इरिटेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि उसे लूजर और अपने न्यू बॉयफ्रेंड के बीच का डिफरेंस दिखाएगी। इसके लिए वो अपने बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहती है कि किसी का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे सुनते ही वो फाइनली ध्यान देता है और पूछता है कि क्या उन्होंने अभी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया था, जिस पर वो बताती है कि पहले लूनर बर्थडे था और अब सोलर बर्थडे है। यह सुनकर वो अनॉयड लुक देता है और कहता है कि उसे मटीरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ उसके पैसों के लिए उसके साथ है। जुनकाई की ये बातें उसे पूरी तरह शॉक कर देती हैं, क्योंकि उसने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था और उसका शो ऑफ उसी पर भारी पड़ जाता है। व्हाइट हेयर्ड गर्ल ये सब सुन चुकी होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि वो गाय बैग खरीदने वाला नहीं है, वो आगे बढ़ती है और बिना कुछ किए बैग अपने हाथ में ले लेती है। इस पूरे सीन को देखकर शुलेले की फेवरेबिलिटी एमसी की तरफ बढ़ती रहती है और जब वो कार्ड स्वाइप करके बैग पे करता है तो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स डबल स्पीड से बढ़ते हैं। प्रोटैगनिस्ट पैसों की पावर पर स्मर्क करता है, क्योंकि सिर्फ एक बैग से 60 पॉइंट्स बढ़ जाते हैं और वो सोचता है कि अगर ऐसे ही कुछ और बैग्स खरीदे तो शोले थ्रेशोल्ड तक पहुंच जाएगी। लेकिन उसे कैश बैक कम होने की चिंता भी होने लगती है। स्टोर की फीमेल सेल्स एसोसिएट्स एक्स गर्लफ्रेंड के बैग लेने से मना करने के बाद आपस में विस्पर करने लगती हैं। वो गॉसिप करती हैं कि रिच मैन अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पैसे बचाते हैं, जबकि ऑर्डिनरी मैन बिना पलक झपकाए हजारों खर्च कर देते हैं। तभी उन्हें समझ आता है कि मैनेजर ने अपीयरेंस के आधार पर जज करने से क्यों मना किया था। व्हाइट हेयर्ड गर्ल भी ये गॉसिप सुन लेती है और अपने मन में कहती है कि बैग्स भी बॉयफ्रेंड्स जैसे होते हैं, जो छीने जाते हैं वही सबसे बेस्ट होते हैं। जिस पर वो हमारे बॉय को देखती है और डिसाइड करती है कि बिग फिश को हाथ से नहीं जाने देगी और उसके पास चली जाती है। वो बार बार प्रोटैगनिस्ट को हस्बैंड कहती है, उसकी तारीफ करती है और उसका हाथ पकड़कर एक्स गर्लफ्रेंड को जलाने की कोशिश करती है। यह देखकर शुओंगल चल जाती है, गुस्से में उनके पास से गुजरती है और कहती है कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है। वो जाते हुए उसे स्मर्क करता हुआ देखता है और अपने मन में कहता है कि यह ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी लंबा रास्ता बाकी है। जनकाय उसके पीछे उसे मनाने के लिए भागता है और उसी वक्त एमसी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक और लिकिंग डॉग रिलेशनशिप से बॉन्ड हो जाता है। स्टोर से बाहर निकलते ही व्हाइट हेयर्ड गर्ल एमसी के करीब आती है और पूछती है कि क्या वो एक्स गर्लफ्रेंड को जेलस करके सेटिस्फाइड है। वो उसका जवाब दिए बिना बाहर की तरफ चलता रहता है, जिस पर वो पूछती है कि वो कहाँ जा रहा है। वो बताता है कि वो कहीं नहीं जा रहे, बल्कि शॉपिंग कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो सिर्फ एक बैग से सेटिस्फाइड हो जाए। एमसी एक के बाद एक आइटम पे करता रहता है और सेल्स स्टाफ उसे खुश करने में लगे रहते हैं। आर्ट कॉलेज गर्ल दोनों हाथों में डिजाइनर बैग्स पकड़कर एक्साइटमेंट फील करती है। हर बार कार्ड स्वाइप होने पर उसका दिल जोर से धड़कता है। वो सोचने लगती है कि जब आदमी खुले दिल से पैसे खर्च करता है तो वो बहुत हैंडसम लगता है। हर परचेस के साथ उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ती जाती है। परफ्यूम से 5 पॉइंट्स, मेकअप से 5 पॉइंट्स और क्लोथ से फिर 5 पॉइंट्स बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वो ओवरवेल्म्ड फील करने लगती है। शुलेले के हाथ भर जाते हैं और वो नर्वस हंसी के साथ कहती है कि अब बस बहुत हो गया है और वो और नहीं उठा सकती। वो उम्मीद करती है कि वो रुक जाएगा, लेकिन वो शांति से कहता है कि अगर उसके रूम में जगह कम पड़ जाए तो वो उसके लिए नया हाउस खरीद देगा। यह सुनकर उसकी एक्साइटमेंट अनईजी में बदल जाती है। वो कहती है कि वे अभी अभी मिले हैं और वो उस पर इतना पैसा खर्च कर रहा है। डर की वजह से उसकी फेवरेबिलिटी थोड़ी गिर जाती है। प्रोटैगनिस्ट उसके चेहरे का चेंज नोटिस करता है और समझ जाता है कि उसका बोल्ड स्टेटमेंट उसे डरा गया है। टेंशन कम करने के लिए वो पास आता है और अपनी आवाज धीमी कर देता है। पैसे की बात करने के बजाय वो उसकी बात करने लगता है। वो उसकी लाइफ के छोटे छोटे डिटेल्स बताता है, जैसे वो एकेडमी ऑफ आर्ट्स की 3rd ईयर स्टूडेंट है, उसकी एज 21 है, हाइट 165 सेंटीमीटर है और वेट 49 किलोग्राम है। उसे ब्लैक कलर पसंद है और कोरियन फूड अच्छा लगता है। उसका होरोस्कोप कैप्रिकन है, शू साइज सैंतीस है, हॉरर मूवीज पसंद है, लेकिन रात में अकेले चलने से डर लगता है। इन सब बातों से वो उसे ये फील करवाना चाहता है कि उसके एक्शन रैंडम नहीं है, बल्कि वो सच में उसे पसंद करता है, इसलिए इतना फास्ट मूव कर रहा है। इसके बाद वो स्टोर स्टाफ से मेंबरशिप कार्ड के बारे में पूछता है और बिना सोचे 5 लाख डिपॉजिट कर देता है। वो कहता है कि जब भी वो आए उसे लेटेस्ट और बेस्ट मॉडल्स दिखाए जाएं। कार्ड उसे देते हुए वो मुस्कुराता है और इसे अपॉलॉजी गिफ्ट कहता है। लड़की एक पल के लिए फ्रीज हो जाती है, उसकी आंखों में सरप्राइज और सॉफ्टनेस दिखने लगती है। मूड बहुत स्वीट हो ही रहा होता है कि वो उसे टीज करता है। वो विंक करते हुए कहता है
कि अगर वो अब भी वरी कर रही है तो वो अपने बॉडी से पेरी कर सकती है। यह सुनते ही उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो उसे अनोइंग कहती है और वहां से भाग जाती है। उसकी फेवरेबिलिटी एक ही बार में 30 पॉइंट्स बढ़ जाती है। स्टोर के अंदर लोग एडमिरेशन के साथ विस्पर करने लगते हैं। वो कहते हैं कि दिखने में वो ऑर्डिनरी है, लेकिन उसकी जनरोसिटी और केयर उसे शाइन कराती है। कुछ लोग तो उसके चार्म से ऑलरेडी प्यार करने लगते हैं। यह सुनकर एमसी और कॉन्फिडेंट फील करता है और सोचता है कि पैसों के साथ टीज करना वर्ड से ज्यादा इफेक्टिव है। थोड़ी देर बाद लड़की एक और बात नोटिस करती है। उसने उसके लिए इतना सब खरीदा है, लेकिन खुद के लिए एक भी चीज नहीं ली। उसे ये नहीं पता होता कि वो लगभग ब्रेक हो चुका है। फिर भी वो डिसाइड करती है कि अगर उसे उसका ध्यान चाहिए तो उसे भी कुछ देना होगा। इस बार वो लीड लेती है। वो उसके लिए कपड़े सिलेक्ट करती है और उसे सलून लेकर जाती है। जब मेकओवर पूरा होता है तो ट्रांसफॉर्मेशन साफ दिखता है। पहले का सिंपल लड़का अब शार्प, क्लीन और चार्मिंग लगने लगता है। वो उसे देखती है और उसका दिल फिर से धड़कने लगता है। हर बार उसकी नजर उसके नए लुक पर जाती है। उसकी फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ जाती है। वो बार बार उसे चोरी छुपे देखने लगती है और रियलाइज करती है कि वो अनएक्सपेक्टेडली हैंडसम है। शॉपिंग के बाद शुलेले उसे लगातार देखती रहती है। एमसी उसकी नजर नोटिस करता है और थोड़ा नर्वस होकर हंसता है। कहता है कि उसे अजीब लग रहा है। वो सोचता है कि यह पहली बार है जब उसने इतना अच्छा ड्रेसअप किया है, और अच्छा है कि पैसे उसने नहीं दिए। वो आगे बढ़कर उसे अश्योर करती है कि इसमें कुछ भी वियर्ड नहीं है और कहती है कि वो उसे बहुत सूट करता है। फिर वो स्माइल करती है और कहती है कि आज उसके साथ उसे बहुत मजा आया और कई बार ऐसा भी लगा जैसे वो प्यार में पड़ गई हो। इतना कहकर वो उसे फ्लाइंग किस देती है और चली जाती है। उसकी फेवरेबिलिटी अब 68 हो चुकी होती है। प्रोटैगनिस्ट खुश मूड में वापस डॉर्मिटरी की तरफ चलता है। रूम में घुसते ही उसके रूममेट्स उसका नया लुक देखकर शॉक हो जाते हैं। वो पूछते हैं कि वो कहाँ गया था और इतना अच्छे कपड़े क्यों पहने हैं। वो कैजुअली कहता है कि वो आर्ट कॉलेज गर्ल के साथ डेट पर गया था। कोई भी उसकी बात पर बिलीव नहीं करता। वो हंसते हैं और कहते हैं कि जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को नहीं संभाल पाया वो आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी तक कैसे पहुंच सकता है। वो उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि वो बहुत ऊंचा एम कर रहा है। एमसी बस सिर हिलाता है और उन्हें थैंक्स कहता है बिना आर्ग्यू किए। थोड़ी देर बाद उसे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का मैसेज आता है। वो लिखती है कि अगर वो समय में उससे नफरत करता है तो उन्हें अनफ्रेंड कर लेना चाहिए। एमसी तुरंत समझ जाता है कि अगर उसने उसे कट ऑफ किया तो फेवरेबिलिटी पॉइंट्स का एक सोर्स चला जाएगा और उसे अब भी लेवल अप और पैसे कमाने हैं। जिस पर वो स्वीट रिप्लाई करता है, कहता है कि वो उससे कभी नफरत नहीं कर सकता और वो हमेशा स्पेशल रहेगी। वो खुद को जस्टिफाई करते हुए कहती है कि वो अपने करंट बॉयफ्रेंड के साथ सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसकी माँ की मेडिसिन के लिए पैसे चाहिए। वो कहती है कि वो गोल्ड डिगर नहीं है, बस मजबूर है। फिर वो जोड़ती है कि उसे माँ की बीमारी के लिए 50,000 चाहिए। एमसी बिना एक पल सोचे पैसे ट्रांसफर कर देता है। ये जेनरोसिटी उसे शॉक कर देती है। शोंग हैरानी से गास्प करती है और कहती है कि उसने तो बस ऐसे ही कहा था, लेकिन उसने सच में पैसे भेज दिए। उसकी रूममेट उसकी रिएक्शन देखकर पूछती है कि इतने पैसे किसने भेजे। पहले वो करंट बॉयफ्रेंड का नाम लेती है, लेकिन एक्स गर्लफ्रेंड उसे करेक्ट करते हुए कहती है कि भेजने वाला वो नहीं है। कहती है कि ये गाय क्लास में बस बैठा होता है जिस पर हर लड़की बार बार चोरी से नजर डालती रहती है और वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाती। वजह साफ होती है, उसके बैंक अकाउंट में बिलियंस पड़े होते हैं और ऊपर से वो हैंडसम भी होता है। लेकिन चेन यन उन्हें एक सेकंड का भी अटेंशन नहीं देता, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ एक ही रीजन से आया होता है, कैंपस की सबसे ब्यूटीफुल गर्ल से मिलने के लिए, जिसे हर ड्यूड इमेजिन करता है। उस लड़की पर हंड्रेड्स लोग शॉट ट्राई कर चुके होते हैं, लेकिन वो हर किसी को नॉट वर्दी कहकर रिजेक्ट करती आई होती है। जिस पर एक गाय इतना ज्यादा चिपक जाता है कि जब वो बहुत पास आ जाता है तो उसकी फ्रेंड उसे लिटरली पेन से स्टैप कर देती है। इसके बाद चेन यूएन आराम से उसके पास स्ट्रोल करता है और जो देखकर सब शॉक हो जाते हैं, वो लड़की उसे फ्रेंड ऐड करने और प्राइवेट चैट करने के लिए अग्री कर लेती है। ये देखकर सारी लड़कियां स्टन्ड रह जाती हैं और गाइज अपनी जेलसी कंट्रोल नहीं कर पाते। चेन यन स्कूल गॉडेस को ऐसे कैजुअली पुल करता है जैसे कुछ भी नहीं हो रहा हो, लेकिन सच ये होता है कि कुछ ही दिन पहले यही गाय एक कंप्लीट होपलेस लूजर था। कुछ दिन पहले ये लड़का अपने डार्क डॉर्म रूम में अकेला बैठा होता है और फोन को ऐसे पकड़े रहता है जैसे यही उसकी आखिरी लाइफ लाइन हो। चनवन ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे अभी अभी टेक्स्ट पर डंप किया होता है। ना कॉल ना कॉन्वर्सेशन, बस एक टेक्स्ट।
पहले तो वो खुद पर हंसता है, सोचता है कि ये जरूर कोई जोक होगा। उसे लगता है कि कोई ऐसे ब्रेकअप नहीं करता। जिस पर वो तुरंत टाइप करता है, पूछता है क्या हुआ, उसने क्या गलत किया और उनके फ्यूचर प्लान्स का क्या होगा। लेकिन जैसे ही वो सेंड करता है, अगले ही पल एरर आ जाता है। वो उसे ब्लॉक कर चुकी होती है। इसी बीच उसका रूममेट युआन गे शांति से गेमिंग कर रहा होता है और चेन युएन को चिल्लाकर बोलता है कि एक प्लेयर कम है, ज्वाइन कर ले। लेकिन मेन कैरेक्टर कुछ सुने बिना नीचे की तरफ भागता है। डॉम के बाहर रोड के पास उसकी गर्लफ्रेंड या अब एक्स गर्लफ्रेंड खड़ी होती है। जैसे ही लोग उसे उसकी तरफ दौड़ते हुए देखते हैं, वो फुसफुसाने लगते हैं, ये वही कैंपस लिकिंग डॉग है जिसने 3 साल तक इसके पीछे भागा है। वो उससे बात करने की भीख मांगता है, जिस पर क्राउड देखकर वो घबरा जाती है और कहती है कि उसे एम्बैरस मत कर। फिर भी कांपते हुए एमसी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसे वो डिश देता है जो उसे बहुत पसंद होती है, जिसे खरीदने के लिए उसने 4 पार्ट टाइम जॉब्स की होती हैं, और उससे चीजें खत्म ना करने की रिक्वेस्ट करता है। वो प्रॉमिस करता है कि जो भी उसे पसंद नहीं है वो सब चेंज कर देगा और सब कुछ फिक्स कर देगा। लेकिन तभी वो बॉम्ब गिरा देती है। वो कहती है कि वो उससे नाराज नहीं है, बस वो अपने एक्स के पास वापस जा रही है क्योंकि उसे उसकी ज्यादा जरूरत है। यह सुनते ही चेन्यू की दुनिया कोलैप्स हो जाती है। वो चिल्लाता है, उस एक्स को कर्स करता है जिसे उसने चीटिंग करते पकड़ा था, और उसी मोमेंट वो गाय अपनी शाइनी कार में आकर रुकता है। वो लड़की बिना पीछे देखे कार में बैठ जाती है और जाते जाते चेनयुएन से कहती है कि अब दोबारा मत मिलना। चेनयुएन वहीं फ्रीज होकर खड़ा रह जाता है। इसके बाद वो खाना सीधा ट्रैश में फेंक देता है। दिल टूट चुका होता है, गला सूखा होता है, जिस पर वो पानी लेने कन्वीनियंस स्टोर की तरफ चलता है और सोचता है कि उसकी जेन्युइन फीलिंग्स हमेशा क्यों कुचली जाती हैं, और क्या वो हमेशा लिकिंग डॉग ही बना रहेगा। गुस्से में वो डिसाइड करता है कि अब वो डॉग नहीं बनेगा बल्कि सीकिंग बनेगा। तभी उसे आवाज सुनाई देती है, डिंग। उसके सामने एक होलोग्राफिक स्क्रीन फ्लैश होती है, एक लिकिंग डॉग सिस्टम, इतना ब्रोकन चीट कि वो समझ ही नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझे, उसके पास एक फ्यूरियस आवाज गूंजती है। एक लड़की उस पर चिल्लाती है कि वो उसकी चेस्ट घूर रहा है। उसी पल एक और स्क्रीन खुलती है जिसमें उसका नाम, डिटेल्स और एक नोट होता है। लिखा होता है कि अगर सिस्टम से उसकी अफेक्शन 95 से ऊपर पहुंची तो वो उसकी लिकिंग डॉग बन जाएगी। शेनोन ये देखकर स्टन्ड रह जाता है। 9 ट्रिलियन लिकिंग डॉग कॉइन्स जो सिर्फ विमेन पर खर्च हो सकते हैं, और कार्ड भी सिर्फ विमेन यूज कर सकती हैं, जिस पर वो डिसाइड करता है कि अभी और यही टेस्ट करेगा। वो मुस्कुराता है, व्हाइट हेयर्ड गर्ल को ब्यूटीफुल कहता है और बोलता है कि आज उसके सारे एक्सपेंस वो कवर करेगा। बस एक सेंटेंस और इंस्टेंट हुक हो जाता है, जिस पर वो लड़की सिस्टम के ट्रैप में कदम रख देती है। आसपास के लोग ये सुनते हैं और दोनों को साथ देखकर गॉसिप करने लगते हैं कि वो आर्ट डिपार्टमेंट की ब्यूटी है, जो काफी फॉर्मिडेबल मानी जाती है क्योंकि उसने सिर्फ 3 सेंटेंसेस में किसी से 30,000 खर्च करवा दिए थे। जब लड़की उसकी एबिलिटी को चैलेंज करती है तो वो उसे ट्राई करने को कहता है। इसके बाद वो बताती है कि वो कन्वीनियंस स्टोर में अपने फ्रेंड्स को स्नैक्स ट्रीट देना चाहती है और पैसे में हेल्प मांगती है। वो उसके लुक और कपड़ों से उसे अंडर एस्टिमेट करती है और एम्बैरेसमेंट का इंतजार करती है। लेकिन चेन युएन सीधे उसके अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कर देता है, जिस पर सब शॉक में आ जाते हैं। उसके लुक्स देखकर लोग सोचते हैं कि शायद वो कोई हिडन रिच सेकंड जनरेशन है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो उसे वी चैट पर ऐड कर सकता है, लेकिन व्हाइट हेयर्ड गर्ल अभी भी इतने पैसे देखकर शॉक में होती है, जिस पर उसके दिमाग में आइडिया आता है और वो पास झुककर कहती है कि जल्दी क्या है, वी चैट बाद में भी ऐड हो सकता है। लेकिन पहले वो उसे कहीं ले जाना चाहती है। शूले एमसी का फायदा उठाने का प्लान बनाती है और उसे ब्रांड स्टोर ले जाती है। साथ ही क्लियर करती है कि वो गोल्ड डिगर नहीं है, बस उसकी सिंसेरिटी और एटीट्यूड देखना चाहती है। दूसरी तरफ हमारा बॉय इंटेंस शुरुआत से कंफर्टेबल होता है। वो उसे कह देता है कि वो जो चाहे पिक कर सकती है क्योंकि फिलहाल उसके पास कोई और वुमन नहीं है। वो लिकिंग डॉग सिस्टम को एक्सपेरिमेंट की तरह यूज करने को लेकर एक्साइटेड फील करता है। ब्रांड स्टोर में एंटर करते ही वो डिजाइनर बैग्स देख रहे होते हैं, तभी उसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड की आवाज सुनाई देती है जिसने उसे 1 घंटे पहले डंप किया था। वो अपने न्यू बॉयफ्रेंड से पूछ रही होती है कि जो बैग उसने पहना है वो उस पर कैसा लग रहा है। उसका बॉयफ्रेंड फोन में बिजी होता है और सवाल इग्नोर कर देता है। एमसी उसे देखकर सरप्राइज में उसका नाम ले लेता है, जिस पर वो उसकी तरफ मुड़ती है। प्रोटैगनिस्ट उसे हैरानी से देखता ही रहता है। यह देखकर व्हाइट हेयर्ड गर्ल समझ जाती है कि वो उसकी एक्स है। वो टीजिंग में कहती है कि शायद वो गलत टाइम पर आ गई है, लेकिन उसे रिग्रेट करवाने के लिए एमसी कहता है कि वो सबसे परफेक्ट टाइम पर आई है। इसके बाद व्हाइट हेयर्ड गर्ल सेल्स एसोसिएट से पूछती है कि स्प्रिंग कलेक्शन बैग है या नहीं। बताया जाता है कि सिर्फ एक ही बचा है जो एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड ट्राई कर रही होती है। एक्स गर्लफ्रेंड इरिटेट हो जाती है और डिसाइड करती है कि लूजर और अपने न्यू
न्यू बॉयफ्रेंड का डिफरेंस दिखाएगी। वो बॉयफ्रेंड का नाम लेकर कहती है कि किसी का बर्थडे आने वाला है। बर्थडे सुनते ही वो ध्यान देता है और कहता है कि अभी तो जन्मदिन मनाया था। वो बताती है कि पहले लूनर था, अब सोलर है। यह सुनकर वो अनॉयड हो जाता है और कहता है कि उसे मटेरियलिस्टिक लड़कियां पसंद नहीं है और पूछता है कि क्या वो सिर्फ उसके पैसे के लिए साथ है। जंकई की बातें उसे शॉक कर देती हैं और उसका शो ऑफ उसी पर भारी पड़ता है। व्हाइट हेयर्ड गर्ल सब सुन चुकी होती है। जैसे ही पता चलता है कि वो बैग नहीं खरीदेगा, वो आगे बढ़ती है और बैग उठा लेती है। यह देखकर शुलेले की फेवरेबिलिटी एमसी की तरफ पड़ती है और कार्ड स्वाइप होते ही डबल स्पीड से बढ़ जाती है। प्रोटैगनिस्ट पैसों की पावर पर स्मर्क करता है क्योंकि एक बैग से 60 पॉइंट बढ़ते हैं और वो सोचता है कि कुछ और बैग से थ्रेशोल्ड क्रॉस हो जाएगा। इधर एक्स गर्लफ्रेंड को डाउट होने लगता है कि इतना पैसा उसके पास कैसे आया। उसकी फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ती है और वो मैसेजेस भेजना शुरू करती है। वो पूछती है कि पैसा कहां से आया, स्टोर में क्या हुआ और आर्ट कॉलेज गर्ल से उसका क्या रिलेशन है। एमसी फोन साइलेंट कर देता है और सोचता है कि उसकी एक्स काफी अम्यूजिंग है। वो समझ जाता है कि शूले के साथ पेशेंस जरूरी है और फेवरेबिलिटी बढ़ाने के लिए नए तरीके चाहिए। तभी उसके दिमाग में आइडिया आता है लाइव स्ट्रीमिंग। वो शार्क लाइव प्लेटफॉर्म खोलता है जहां शाओमी लाइव होती है। वो फैंस को थैंक करती है, किसेस देती है और बोलती है कि स्ट्रीम 1 घंटे में खत्म होगी। एमसी तुरंत 1 मिलियन का वर्चुअल गिफ्ट भेज देता है। स्क्रीन रॉकेट से भर जाती है, चैट एक्सप्लोड हो जाता है। स्ट्रीमर शॉक में गास्प करती है। व्यूअर्स यकीन नहीं कर पाते कि किसी ने 1 घंटे में इतना खर्च कर दिया। कुछ जेलस लोग एमसी को डाउन प्ले करने लगते हैं, जिस पर वो और रॉकेट्स भेज देता है, इस बार 900। यह मूव शार्क लाइव कंपनी तक हिला देता है। ऑफिस में एम्प्लॉय बॉस के पास भागता है और बताता है कि किसी अननोन टाइकून ने 10 मिलियन खर्च कर दिए हैं। बॉस शॉक में पानी थूक देता है। स्ट्रीमर लाउंज में बाकी गर्ल्स एमसी का आईडी देखकर उसे प्राइवेट मैसेजेस भेजने लगती हैं। उधर शाओमियर अभी भी शॉक में होती है। बॉस का मैसेज आता है कि एमसी को सिक्योर करो, कमीशन 10% बढ़ेगा। वो विंक करती है और एमसी को मॉडरेटर बनने के लिए डीएम करने को कहती है, लेकिन एमसी सो चुका होता है। अगले दिन रूममेट्स बात करते हैं कि किसी ने रात में 10 मिलियन उड़ा दिए। नॉइस से एमसी उठता है। वो रिलेशनशिप लिस्ट देखता है और शॉक होता है कि स्ट्रीमर बाइंड नहीं हुई। वो ऐप खोलता है और ढेर सारे प्राइवेट मैसेजेस देखता है। तभी रूममेट्स क्लास जाने की बात करते हैं, कैंपस फ्लावर देखने। एमसी भी जाने का सोचता है। चारों दोस्त क्लास में पहुंचते हैं। कैंपस फ्लावर हर लड़के का सपना होती है। एमसी बैठा होता है और लड़कियां उसके नए लुक पर सून करती हैं। एक्स गर्लफ्रेंड भी उसे देखती है और उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ती है। तभी कुछ लड़के अपने दोस्त को इंजोर करते हैं कि कैंपस फ्लावर को वीचैट पर ऐड करे। वो बेबी बोलकर अप्रोच करता है। रूममेट गुस्से में पेन आंख के पास ले जाती है। वो बहाना बनाता है कि स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करना है। रूममेट उसे लाउजी एक्सक्यूज बोलकर भगा देती है। कैंपस फ्लावर उसे शांत करती रहती है। द गाय। अचानक एमसी भी आगे बढ़ता है और फेमस गर्ल का नाम लेकर सीधे बोल देता है कि वो उसे वी चैट पर ऐड करना चाहता है। यह सुनकर लड़की सरप्राइज में उसे देखती है, जिस पर उसकी रूममेट को एक और लड़का देखकर गुस्सा आने लगता है। क्लास के स्टूडेंट्स को यह पूरा सीन एंटरटेनिंग लगने लगता है जब हमारा बॉय अपना क्यूआर कोड निकाल कर कैंपस फ्लावर के सामने रख देता है ताकि वो स्कैन करके उसे वी चैट पर ऐड कर ले। सब आपस में बातें करने लगते हैं कि ये कितना ब्रेव है जो खुद चलकर रूममेट गर्ल से इंसल्ट करवाने आ गया है। इसके बाद फाइनली रूममेट गर्ल बोलती है और उसकी चरिज्मा को एक्नॉलेज करते हुए सार्कास्टिक तरीके से पूछती है कि क्या वो भी स्टूडेंट यूनियन ज्वाइन करने आया है। लेकिन प्रोटैगनिस्ट बिल्कुल फर्म और कॉन्फिडेंट रहता है और साफ मना कर देता है कि उसे स्टूडेंट यूनियन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जब उससे आगे पूछा जाता है कि आखिर उसका इंटेंशन क्या है कैंपस गर्ल को वी चैट पर ऐड करने का, तो वो कैजुअली पूछता है कि क्या ये ऑब्वियस नहीं है। लड़की कंफ्यूज्ड होकर उसे देखती रहती है, जवाब का इंतजार करती है, जिस पर वो डायरेक्टली क्लेम करता है कि वो बस कैंपस गर्ल को परस्यू करना चाहता है और अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा देता है। एमसी की इतनी ब्लंट बात सुनकर कैंपस गर्ल उसे शॉक में देखती रहती है और रूममेट का फेस हॉरर से भर जाता है। वहीं क्लास के सारे स्टूडेंट्स अब पूरी तरह एमसी पर फोकस कर लेते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इसने सच में उसे वी चैट पर ऐड होने के लिए कहा है और सबको लगता है कि अब इसकी पूरी तरह इंसल्ट होने वाली है। लेकिन सबके सरप्राइज के लिए कैंपस फ्लावर एमसी की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है और अपना फोन निकालकर उसे ऐड करने लगती है। यह देखकर एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड की रूममेट उसकी एक्स से पूछती है कि क्या इनके बीच कुछ चल रहा है, क्योंकि एमसी तो उसका परस्यूअर रह चुका है। प्रोटैगनिस्ट जानता है कि ब्यूटीफुल बनने की डिजायर हर किसी के अंदर होती है, इसे छुपाने की कोई जरूरत नहीं होती और कई बार सिंपल अप्रोच ही सबसे इफेक्टिव होती है, खासकर जब सामने वुमन हो, क्योंकि पीछा किया जाना किसे पसंद नहीं होता। इसी वजह से वो कैंपस फ्लावर के साथ रिलेशनशिप बाइंडिंग में सक्सीड कर जाता है। क्लास खत्म होते ही
स्टूडेंट्स बाहर निकलने लगते हैं। एमसी के रूममेट्स उसके साथ कैंपस से बाहर चलते हैं और उसे फेमस गर्ल का वीचैट मिलने पर कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो ये भी मानते हैं कि वो बदल गया है, लेकिन फिर भी उसे डॉग ही कहते हैं। चलते चलते उनमें से एक बोलता है कि अगर वो कैंपस फ्लावर को जीत ले तो उन्हें भी दूसरी गर्ल्स से इंट्रोड्यूस कराए। इस पर एमसी कहता है कि ये सब बस इमेजिनेशन है, क्योंकि उसके सामने वो कुछ भी नहीं है। तभी पीछे से एक गाय उसकी बात से अग्री करता है। एमसी मुड़कर देखता है तो वो वही लड़का निकलता है जो पहले स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट से फ्लर्ट कर रहा था। एमसी स्मर्क करते हुए कहता है कि फ्यूचर में वो उसी से सीखेगा कि ह्यूमिलिएशन को विलिंगली कैसे एक्सेप्ट किया जाता है, क्योंकि उसमें वो एक्सपर्ट है। यह सुनकर वो गे गुस्से में आ जाता है और एमसी पर अटैक करने के लिए झपटता है, लेकिन उसके दोस्त उसे पकड़ लेते हैं। एमसी बिना ध्यान दिए घूम जाता है और उसे चाइल्डिश कहकर वहां से जाने लगता है। तभी अचानक पहले वाली वाइट हेयर्ड आर्ट कॉलेज गर्ल वहां आ जाती है, जिसे एमसी ने इतने सारे पर्सेस दिलवाए थे। वो एमसी को लेट होने पर स्लो कहती है और ये सुनते ही आसपास के लड़के पागल हो जाते हैं। वो लड़की स्ट्रेट गाय स्लेयर के नाम से जानी जाती है, क्योंकि वो कैंपस ब्यूटी लिस्ट में 6th रैंक पर होती है। एमसी मजाक में बोलता है कि इतनी ब्यूटी को वेट करवाने के लिए तो मर ही जाना चाहिए, और उसे डिनर पर चलने के लिए पूछता है। लड़की उससे पूछती है कि उसका आउटफिट कैसा लग रहा है, जिस पर एमसी बोलता है कि ड्रेस से ज्यादा वो बैग को सबसे बेस्ट तरीके से कैरी कर रही है। इसके बाद दोनों साथ चल देते हैं और पीछे एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड चुपचाप चलती रह जाती है। वो गे जिसे कैंपस गर्ल ने रिजेक्ट किया था खुद से बुदबुदाता है कि उसमें आखिर क्या कमी है। तभी पीछे से वही वर्ड्स सुनाई देते हैं। वो शॉक में पलट कर देखता है और सोचता है कि उससे ज्यादा रॉन्ग्ड कौन हो सकता है। पीछे मुड़ते ही वो एमसी की एक्स गर्लफ्रेंड को देखता है, जो रोते हुए कह रही होती है कि एमसी की लाइफ में सबसे पहले वो ही थी। कैंपस से बाहर निकलते ही आर्ट कॉलेज गर्ल एमसी को अपनी बनाई हुई स्केच दिखाती है। वो बताती है कि ये उसका गिफ्ट है, जिसे उसने पूरी रात जाग कर बनाया है। वो उसे कैजुअली फेंकने से मना करती है। एमसी गिफ्ट देखकर ही सरप्राइज में चला जाता है, क्योंकि ये पहली बार होता है जब उसे किसी लड़की से गिफ्ट मिला होता है, और वो उसे डिसबिलीफ में देखता रहता है। जब वो उससे पूछती है कि उसे पसंद आया या नहीं, तो एमसी स्माइल करता है और अचानक कुछ रियलाइज करता है। वो सोचता है कि कहीं ये गिफ्ट कपड़े और हेयर कट सब बेट तो नहीं है उसे ट्रैप करने के लिए। उसे लगता है कि शायद उसने पैसे खर्च करने के बाद से ही उसे ट्रैप करने का प्लान बना लिया था, लेकिन फिर वो स्मर्क करता है, क्योंकि वो अब पहले जैसा नहीं रहा। एमसी के वियर्ड एक्सप्रेशन देखकर आर्ट कॉलेज गर्ल सोचने लगती है कि शायद उसे गिफ्ट पसंद नहीं आया। वो अनश्योर एक्सप्रेशन से उसे देखती है। एमसी उससे पूछता है कि उसने उसे ये क्यों दिया। लड़की हेजिटेंट होकर कहती है कि वो पूरी रात जागी थी सिर्फ उसके लिए, और पूछती है कि क्या उसे पसंद नहीं आया। एमसी स्केच को उसके हाथ से लेता है और उसके करीब आ जाता है। वो उसकी आंखों में देखते हुए चेरिज्मेटिक अंदाज में पूछता है कि अगर फ्यूचर में उसे इतना ब्यूटीफुल गिफ्ट नहीं मिला तो क्या वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी। लड़की को लगा था कि उसे ड्राइंग पसंद नहीं आई, लेकिन जब एमसी ने ऐसा फ्लर्ट किया तो वो राहत की सांस लेती है। वो प्लेफुल गाली देती है और स्केच वापस मांगती है। एमसी उसे हवा में लहराते हुए बोलता है कि वो इसे फैमिली हेirloom की तरह रखेगा। वो उसे पकड़ने की कोशिश करती रहती है, लेकिन एमसी उसका हाथ पकड़कर उसे और पास खींच लेता है। वो कहता है कि गिफ्ट से ज्यादा वो उसे प्रेफर करेगा। यह सुनकर लड़की बुरी तरह ब्लश करने लगती है। एमसी की स्मूथ मूव उसे ऑलमोस्ट गिरा ही देती है और वो हार्ट आइज के साथ उसे देखने लगती है। वो उसकी फ्लर्टिंग स्किल्स की तारीफ करती है और उसके फेवरेबिलिटी पॉइंट्स 5 से बढ़ जाते हैं। उसका एक्सप्रेशन देखकर एमसी स्मर्क करता है और सोचता है कि वो अब उसके लिए पैसा कमाने का अच्छा टूल बन चुकी है। दोनों अपने अपने थॉट्स में खोए होते हैं। तभी अचानक एक मेल वॉइस आर्ट कॉलेज गर्ल का नाम लेती है और एक हाथ उनके बीच आ जाता है। वो आवाज और हाथ दोनों को अलग कर देते हैं और दोनों पीछे की तरफ लड़खड़ा जाते हैं। बीच में आने वाला लड़का राउंड ग्लासेस पहने होता है। वो आर्ट कॉलेज गर्ल से पूछता है कि उसने कहा था वो बेस्ट फ्रेंड के साथ नेल्स करवा रही है, फिर यहाँ किसी और गाय के साथ क्या कर रही है। वो ऑलमोस्ट रोते हुए पूछता है कि जब उसने नेल्स कराने की बात कही थी तो वो किसी और को हक क्यों कर रही है। फिर वो एमसी की तरफ इशारा करके पूछता है कि क्या एमसी इतना रिच है कि वो उसे हक कर रही है, जबकि उसने इतने समय से परस्यू करने के बाद भी उसे छूने तक नहीं दिया। एमसी उसे पिटी से देखता है और सोचता है कि ये भी उसी की तरह अनलकी लैप डॉग है और उसका टेम्परामेंट उसे अपना सा लगता है। आखिर में आर्ट कॉलेज गर्ल एरोगेंट टोन में बोलती है और पूछती है कि वो होता कौन है और उसकी डेटिंग लाइफ से उसका क्या लेना देना है, लेकिन ग्लासेस गाय कुछ बोल पाता उससे पहले ही एमसी दोनों के बीच आ जाता है। वो ग्रीट करके खुद को इंट्रोड्यूस करता है, उसका नाम पूछता है और ये भी पूछता है कि वो कब से उसे परस्यू कर रहा है। लड़की कंफ्यूज्ड होकर दोनों को देखती रहती है और सोचती है कि इनके बीच आखिर चल क्या रहा है। दो ऑफ देम। ग्लासेस गाय अपना नाम बताता है और आगे कहता है कि वो स्कूल ऑफ आर्ट्स से है और करीब आधा साल से इस लड़की को परस्यू कर रहा है। यह सुनकर एमसी को उस पर बुरा लगता
है और वो बताता है कि उसने भी कभी एक लड़की को पूरे 3 साल तक चेस किया था। वो आगे बताता है कि कैसे उसने 4 पार्ट टाइम जॉब्स की और रोज सिर्फ सादा स्टीम्ड बान और पिकल खाकर गुजारा किया। इतना सब करने के बाद भी वो लड़की किसी और की कार में बैठकर चली गई। उसकी कहानी ग्लासेस गाय को टच कर जाती है और उसे भी एमसी के लिए बुरा महसूस होता है। हमारा बॉय ग्लासेस गाय के कंधे पकड़ता है और उससे कहता है कि जो लोग हमें बिट्रे करते हैं वही हमारे लिए सेल्फ इंप्रूवमेंट की मोटिवेशन बनते हैं। इसलिए उसे किसी वुमन की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वो खुद एक ग्रेट मैन बन जाएगा तब सब बदल जाएगा। वो उसे सलाह देता है कि डॉम वापस जाए, उसे भूल जाए, मेहनत करे, सक्सेस हासिल करे और एक दिन उसे रिग्रेट कराए। ग्लासेस गाय रोने लगता है और एमसी से प्रॉमिस करता है कि वो जरूर स्ट्रांग बनेगा और बहुत पैसा कमाएगा। उसे रोते देख आर्ट कॉलेज गर्ल और भी कंफ्यूज्ड हो जाती है। ग्लासेस गाय के जाने के बाद वो एमसी को बुलाती है और कहती है कि वो बस उसका नॉर्मल फ्रेंड है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही एमसी पलटता है और उसकी ड्राइंग फाड़ देता है। वो कहता है कि उसे उसके पास से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे ऐसा फील होता है कि वो ना उसकी रिस्पेक्ट करती है ना खुद की। जाने से पहले वो उसे लास्ट डे वाला कार्ड यूज करने की परमिशन देता है, लेकिन ये फॉरबिड करता है कि जब तक वो अपने इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स हैंडल नहीं कर लेती तब तक उससे मिले नहीं। पीठ फेरते हुए वो स्मर्क करता है और सोचता है कि इस टेम्पटिंग स्ट्रैटेजी पर उसका रिएक्शन क्या होगा, क्योंकि वो इसका इंतजार कर रहा है। आर्ट कॉलेज गर्ल फटे हुए पेपर के टुकड़ों को गिरते देखती रहती है और सोचती है कि ये पहली बार है जब किसी ने उसे इतना समझा है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हें पोंछते हुए वो खुद से कहती है कि एमसी उसे सच में पसंद करता है और गलती उसी से हुई है। डॉम जाते हुए एमसी सोचता है कि विमेन को ज्यादा कंप्लेसेंट नहीं होने देना चाहिए और कभी कभी टीज करना अच्छा रहता है। अब जब आर्ट कॉलेज गर्ल को थोड़ा पुश किया जा चुका है तो एमसी कैंपस फ्लावर पर स्विच करने का फैसला करता है। फोन निकालते ही उसे नोटिफिकेशन मिलता है कि वो पॉपुलर गर्ल लाइव स्ट्रीम पर है। ये जानकर वो सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो स्ट्रीमर होगी। यूएन चीकी के ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन करता है और उसे अनएक्सपेक्टेडली क्यूट पाता है। उसे ये देखकर और भी सरप्राइज होता है कि उसकी व्यूअरशिप कम है। तभी उसे एक और इन्फ्लुएंसर का मैसेज आता है। वो अपसेट हो जाता है जब वो मिलने को कहता है और वो बिजी होने का बहाना बना देती है। वो उसे रात को डांस दिखाने का ऑफर करती है, लेकिन एमसी जानता है कि ये बस गिफ्ट्स भिजवाने का ट्रिक है। वो बिना बाइंडिंग कॉन्फर्मेशन के 10 मिलियन गोल्ड सिल्वर खर्च कर चुका है, जिससे वो सोचता है कि पैसा प्रेसिडेंट शियो पर लगाना ज्यादा बेहतर होगा। अचानक यूनान को नोटिफिकेशन मिलता है कि प्रेसिडेंट शियाओ किसी से कॉम्पीट कर रही है। वो वरी करता है कि कहीं वो किसी बिग इन्फ्लुएंसर से ना टकरा जाए, लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी होता है कि प्लेयर कंपटीशन को क्रश करेगा। कंपटीशन ज्वाइन करते ही एमसी रियलाइज करता है कि फेट ने शोमी और प्रेसिडेंट शियाओ को आमने सामने ला दिया है। मैच शुरू होते ही शोमी पॉइंट कैप देखकर रिलैक्स्ड हो जाती है। उसे पूरा भरोसा होता है कि उसका जेनरस सपोर्टर उसे पैसों से बैक करेगा। व्यूअर्स हमारे हीरो की स्पेंडिंग पर गॉसिप करने लगते हैं। न्यू इन्फ्लुएंसर को लगता है कि यूएन पूरी तरह उसके कंट्रोल में है, लेकिन वो भूल जाती है कि उसने खुद ही उसे मिलने से टाल रखा था। एमसी गिफ्ट्स भेजना शुरू करता है। शियोमी एक्साइटमेंट में सेलिब्रेट करने लगती है, लेकिन तभी उसका एक्साइटमेंट खत्म हो जाता है जब उसे पता चलता है कि 1000 रॉकेट्स चीकी को गए हैं, उसे नहीं। प्रेसिडेंट शियाओ गिफ्ट्स देखकर अमेज्ड हो जाती है जब शोमी डिस्पेयर में चली जाती है और उसके बॉस का कॉल आ जाता है। शोमी कोई और मैटर अटेंड करने का बहाना बनाकर ब्रॉडकास्ट छोड़ देती है। उसके चैट में लोग गॉसिप करने लगते हैं कि उसके साथ खेल हो गया। येन फोन देखकर सोचता है कि प्रेसिडेंट शाओ उसे डिसअपॉइंट ना करे। स्ट्रीमिंग कंपनी में बॉस शॉक में होता है जब वो देखता है कि हीरो ऑयल प्रिंस की तरह पैसा उड़ा रहा है। स्ट्रीमर्स लाउंज की लड़कियां भी सरप्राइज हो जाती हैं और सोचती हैं कि शायद उसे म्यूजिक पसंद है, इसलिए इंस्ट्रूमेंट्स उठाने लगती हैं। दूसरी तरफ शावी चीकी की ट्रेंडिंग सक्सेस सेलिब्रेट करती है, लेकिन चीकी की रिएक्शन अलग होती है। उसे ऑनलाइन मेन से अटेंशन लेना पसंद नहीं है और वो इसे लॉन्ग टर्म प्लान नहीं मानती। वो विमेन इंडिपेंडेंस में बिलीव करती है, इकोनॉमिक और पर्सनल दोनों में। शियाए क्यूरियस होता है कि क्या वो रिच गाय को जानती है, लेकिन वो मना कर देती है। फिर भी न्यू इंटरनेट सेंसेशन सोचती है कि उसे यूएन को थैंक यू मैसेज भेजना चाहिए। शिया सोचते हुए चली जाती है कि सपोर्टर को टेक्स्ट करना चीकी की थिंकिंग के ऑपोजिट है। अचानक प्रोफाइल खोलते ही वो पैनिक में स्क्रीम करती है। नेम देखकर उसे रियलाइज होता है कि वो चेन यूएन को जानती हो सकती है। यूएन एक बिजनेस टाइकून का बेटा है जिसकी नेचर सिंपल है और जो नॉर्मल इंसान की तरह रहता है। वो अटेंशन से थक चुका था और फ्रीली जीना चाहता था। एक दिन उसे एक लड़की मिली जिससे उसे प्यार हो गया और उसने उसे एक नॉर्मल आदमी की तरह परस्यू किया। यही स्टोरी जियाओ एमसी के बारे में बिलीव करती है। वो सोचती है कि उसका चाइल्डहुड लग्जरियस रहा होगा और नॉर्मल लाइफ उसके लिए डिफिकल्ट रही होगी।
होगी। शाई उसे याद दिलाती है कि वो ज्यादा नॉवेल्स पढ़ती है। प्रेसिडेंट शाओ उसे टेक्स्ट करने का फैसला करती है। यूएन के फोन पर मैसेज आता है। इन्फ्लुएंसर उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है और अगले दिन 4 बजे स्कूल गेट पर मिलने का तय होता है। हीरो सरप्राइज होता है कि उसने पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछा, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी और बढ़ जाती है। अगले दिन युआन बाइक लेकर स्कूल पहुंचता है। एक रिच मैन ऑडी से उतरता है और कहता है कि वो अपनी गॉड डॉटर का वेट कर रहा है। युएन जाओ को देखता है तो रिच मैन उसे घूरने से मना करता है और मेहनत करके पैसा कमाने की सलाह देता है ताकि ब्यूटीफुल वुमेन मिले। प्रेसिडेंट शाओ युएन को देखकर खुश हो जाती है। उसकी आईज चमक उठती हैं और उसकी सिंपल बाइक और कपड़े भी उसे फैंसी लगते हैं। रिच मैन अपनी कार का शो ऑफ करता है और कहता है कि एमसी कभी इसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। तभी इन्फ्लुएंसर और युआन बाइक पर बैठकर निकल जाते हैं और उसे शॉक में छोड़ देते हैं। रिच मैन रिफ्लेक्शन देखते हुए रो पड़ता है और रियलाइज करता है कि उसका पैसा बेकार था और बाइक वाला लड़का लड़की ले गया। कुछ देर की हार्ट फिल्ड राइड के बाद वो जगह पहुंचते हैं। वेटर स्पाइसी और गार्लिक फ्लेवर्ड डिशेस लाता है। प्रेसिडेंट श्याओ सिंपल फूड स्टॉल पर भी उसके मैनर्स देखकर इम्प्रेस्ड हो जाती है। जब वो उसके हाथ गंदे ना हो इसलिए ग्लव्स देता है तो उसे उसका ग्रेसफुल नेचर और पसंद आता है। इन्फ्लुएंसर को लगता है कि इतना वेल्थी होकर भी रोड साइड स्टॉल लाना बहुत जेंटलमैनली है ताकि उस पर प्रेशर ना पड़े। प्रेसिडेंट चियो उसे इमेजिनेशन में प्रिंस मानने लगती है। यूएन शॉक में होता है जब अचानक उसकी फेवरेबिलिटी बढ़ जाती है। उसकी डेट श्रिम्प उठाती है और खुद छील कर उसे खिलाने लगती है। तभी कैफे में एंटर करती लिन शोंग यह सीन देखकर शॉक हो जाती है। वो जुनकाय से कहती है कि कहीं और चलते हैं, क्राउड का बहाना बनाकर, लेकिन जुनकाय क्राउडेड जगहों पर खाना पसंद करता है और मना कर देता है। यूएन खाते हुए एंजॉय कर रहा होता है, तभी किसी की शैडो उस पर पड़ती है और कोई उसे पहचान लेता है। जुनकाय 500 वेन फेंकता है और उसकी सीट मांगता है। यूएन कंफ्यूज्ड और स्पीचलेस खड़ा रह जाता है। जुनकाय का बिहेवियर अजीब देखकर वो और पैसे फेंकने लगता है। हीरो अपनी डेट की तरफ देखता है और देखता है, हर गुस्से में बर्स्ट हो जाती है। ही सोचता है कि शायद वो इसलिए एंग्री है क्योंकि उसे प्रोवोक किया गया, लेकिन शाओ इसलिए एंग्री है क्योंकि उसकी परफेक्ट डेट इंटरप्ट हो गई। मीनवाइल एरोगेंट इंट्रूडर और पैसे फेंक देता है। वेटर बीच में आता है, उसके पैसे उठाता है और कहता है कि वो उसे टेबल दिला देगा। जुनकाय गुस्सा हो जाता है। वो वेटर को कपड़ों से पकड़ लेता है और कहता है कि बात टेबल की नहीं है। अचानक एक बैग जुनकाय के चेहरे पर लगता है और एक भारी बॉडी वाली वुमन सामने आती है और उसे कन्फ्रंट करती है कि वो उसके कपड़े पहनकर उसकी कार लेकर और उसके पैसे से लड़कियों को पिक कर रहा है। उसका एरोगेंस अब डर में बदल जाता है जब वो वेशाओइंग को देखता है। वो उसे पीछे से चीट करने पर कॉल आउट करती है, लेकिन वॉनबी अब भी डम बनने का नाटक करता है। जुनकाय का एरोगेंस स्वीटनेस में बदल जाता है और वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो उसे कभी चीट नहीं कर सकता। वो लिन शोंग के बाल पकड़ लेता है और उसे ब्लेम करता है कि उसी ने उसे सिड्यूस किया। लिन शोंग सच बताने की कोशिश करती है कि उसी ने पहले उसे बुलाया था, लेकिन जुनकाय उसे थप्पड़ मार देता है और वो जमीन पर हेल्पलेस बैठ जाती है। वो फिर से मारने के लिए हाथ उठाता है, लेकिन तभी हमारा हीरो बीच में आता है और उसे रोक लेता है। लिन शोंग यूएन को अपने लिए खड़ा देखते ही उसकी फेवरेबिलिटी 20 पॉइंट्स बढ़ जाती है। फेवरेबिलिटी बढ़ती रहती है और 95 पॉइंट क्रॉस कर जाती है। होस्ट रिवर्स हो जाता है। लिन शोंग होस्ट एस में कन्वर्ट हो जाती है और 20 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स मिलते हैं। यूएन 10 पॉइंट स्ट्रेंथ में और 10 पॉइंट्स फिजिकल फिटनेस में डाल देता है। वो चीटर की आर्म ट्विस्ट कर देता है। जुनकाय पीछे से बॉटल उठाता है और अटैक करने के लिए दौड़ता है, लेकिन स्विंग करने से पहले ही यूएन पंच मारता है और उसे उड़ा देता है। फ्लोर पर बैठे जुनकाय को यूएन कन्फ्रंट करता है कि उसे औरत पर हाथ उठाने की शर्म कैसे नहीं आई। जुनकाय पॉकेट से नाइफ निकाल लेता है। चाओ डर के मारे युआन का नाम चिल्लाती है। वॉन भी नाइफ लेकर स्टैब करने दौड़ता है, लेकिन युआन उसका हाथ पकड़कर उसे जमीन पर पटक देता है। जुनकाय फ्लोर पर बेहोश पड़ा होता है। क्राउड हमारे हीरो के फीट देखकर अमेज्ड होता है और वो कैजुअली बाहर निकल जाता है। बाहर जाते वक्त लिन शोंग यूएन की टांग पकड़ लेती है और एक और चांस मांगती है। प्रोटैगनिस्ट उसे याद दिलाता है वो यूएन जो उसके लिए इमरजेंसी रूम तक 10 किलोमीटर दौड़ा था, या जिसने उसके फोन के लिए पैसे बचाए थे, जिसे उसने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो लेटेस्ट नहीं था, या जो हर दिन उसका वेट करता था। वो यूएन अब नहीं रहा और उसने खुद उसे चुना था। डेट के एंड में जेंटलमैन हीरो प्रेसिडेंट शाओ से डिनर डिस्टर्ब करने के लिए सॉरी कहता है। वो उसे चीकी कहने को कहती है क्योंकि प्रेसिडेंट अब बहुत फॉर्मल लगता है। वो कहती है कि उसे अच्छा लगा कि उसने उसका एक अलग साइड देखा। चीकी जितना यूएन को देखती है उतना ही इंट्रीग्ड होती जाती है और फील करती है कि वो आगे भी उसे सरप्राइज करता रहेगा। शर्ट बारिश में भीगी हुई अपनी फ्रेंड के पास दौड़ती है और यूएन के लिए रोती है। रूई सोचती है कि वो 10 मिलियन रिवॉर्ड की वजह से रो रही है, लेकिन ये बात उसे पहली बार पता चलती है। रूई उसे कंफर्म करती है कि न्यूज ट्रू है और जियाओ के रूममेट शिया ने खुद कहा था। शोंग चुप हो जाती है और फिर बच्चे की तरह रोने लगती है। डॉर्मेट्री
में शुओंग की सिस्कियों के बीच यूएन के रूममेट्स लीडर बोर्ड में उसे टॉप पर देखकर शॉक हो जाते हैं। वो देखते हैं कि उसने लगातार 18 गेम्स जीते हैं और सोचते हैं कि वो लो की ई स्पोर्ट्स जीनियस है। यूएन भी अमेज्ड होता है कि 20 एट्रीब्यूट पॉइंट्स ने उसके गेमिंग स्किल्स बढ़ा दिए हैं। वो दोस्तों से बस इतना कहता है कि वो गेम्स में अच्छा है। शावर लेने जाते वक्त रूममेट्स उसे लाइव स्ट्रीमर बनने की सलाह देते हैं। मिरर में खुद को देखकर यूएन इम्प्रेस्ड होता है कि एट्रीब्यूट पॉइंट्स ने उसका बॉडी कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया है। मसल्स और 6 पैक देखकर वो सोचता है कि खुद को यूनिवर्सिटी का एक्टर कह सकता है। वो सोचता है कि कौन सी वुमन उसके साथ होने वाली लकी होगी। रूममेट बाहर से आवाज देता है कि उसका फोन बज रहा है। फोन उठाने पर उसे जू लेलाइले का कॉल दिखता है। वो सोचता है कि वो कोई नई मैनिपुलेशन टैक्टिक यूज करने वाली है। कॉल उठाते ही उसे सिर्फ उसकी सिस्कियां सुनाई देती हैं। शुलेले रोते हुए कहती है कि वो हेल्पलेस फील कर रही है और उससे 500 येन उधार मांगती है। वो बताती है कि उसके डैड को गैम्बलिंग प्रॉब्लम थी और बहुत डेट हो गया है। फैमिली रोज हाई इंटरेस्ट लोन झेल रही है। वो कहती है कि वो मटीरियलिस्टिक नहीं है लेकिन डेट चुकाना जरूरी है। यूएन उससे अकाउंट नंबर भेजने को कहता है जिससे वो सरप्राइज हो जाती है। अकाउंट नंबर भेजते ही पैसे आ जाते हैं लेकिन काउंट करने पर उसे 5 मिलियन दिखते हैं, 5 लाख नहीं। यूएन कहता है कि ठीक है, गलती से एक जीरो एक्स्ट्रा लग गया। अचानक शुलेले की फेवरेबिलिटी तेजी से बढ़ने लगती है। वो रोते हुए उसे थैंक यू कहती है लेकिन उसकी फेवरेबिलिटी 94 पर रुक जाती है, जो इनफ नहीं है। यूएन कन्फेस करने के बारे में सोचता है लेकिन रुक जाता है। बैटल में जो पहले मूव करता है वो डिसएडवांटेज में होता है और वो कभी पहले मूव नहीं करता। नेक्स्ट डे क्लास जाते वक्त यूएन को शुओंग मिलती है। वो कैंटीन से बंस लाई होती है और उसके साथ क्लास जाना चाहती है। फ्रेंड्स सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज और बढ़ जाता है जब एक और लड़की उसके लिए ब्रेकफास्ट लाती है। शोले आती है और यूएन के लिए खुद बनाई सी फूड पॉरेज लाती है। दोनों लड़कियां एक दूसरे को कंपटीशन की नजर से देखती हैं और डेथ स्टेयर देती हैं। तभी पीछे से एक और आवाज आती है। जिया बफ नूडल्स लेकर आती है। उसकी एंट्री बाकी लड़कियों को रिंग में उतरने जैसी लगती है। ओपोनेंट की ऑप्रेसिव ऑरा सब फील करते हैं। यूएन सरप्राइज होता है कि जो जानती है कि उसे बीफ नूडल्स पसंद है। प्रीवियस डेट से उसने गेस किया था कि उसे स्पाइसी खाना पसंद है। यूएन केयर महसूस करता है और इम्प्रेस्ड होता है कि डिटेल्स पर ध्यान देकर उसने जीत ली। जाओ कहती है कि जिसे पसंद करते हैं उसकी चॉइस का ध्यान रखना बेसिक है। ये बात बाकी लड़कियों पर पावरफुल पंच जैसी पड़ती है। फिर वो यूएन को गिफ्ट देती है। बॉयज शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि लेटेस्ट मॉडल फोन गिफ्ट मिला है। थॉटफुल और एक्सपेंसिव गिफ्ट बाकी लड़कियों के लिए नॉकआउट पंच बन जाता है। शाओ ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकती थी लेकिन इंटेंशंस अच्छे थे, इसलिए यूएन गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। यूएन के शाओ के साथ जाते ही शुओंग फिर डिस्पेयर में चली जाती है और रियलाइज करती है कि यूएन को वापस पाना अब इम्पॉसिबल है। वो दुखी होती है। तभी पीछे से जू लेलाइले उसे कॉल करती है। शुओंग उसे ब्लेम करने लगती है लेकिन शुलेले उसे शांत करती है और अलायंस का ऑफर देती है। वो कहती है कि जाओ को हटाने के लिए अलायंस बनाना चाहती है क्योंकि वो दोनों की कॉमन एनिमी है। यूएन सोचता है कि जाओ कितनी जेनरस है जिसने इतना एक्सपेंसिव फोन दिया। फोन में खोया देख जाओ सोचती है कि शायद उसे पसंद नहीं आया लेकिन वो अश्योर करता है कि उसे गिफ्ट बहुत पसंद है। अगर 40 फेवरेबिलिटी पॉइंट्स ना होते तो यूएन को लगता कि वो उस पर सच में फॉल हो चुकी है। वो इम्प्रेस्ड होता है कि वो प्रे को हंटर फील कराने में कितनी स्मार्ट है। यूएन समझता है कि उसे प्रोग्रेस आगे पुश करनी होगी। तभी उसे शोमी का मैसेज आता है जो मिलने की इच्छा जताती है लेकिन सोसाइटी से डरने की बात कहती है। लेकिन एमसी बिना किसी प्रॉपर अपॉलॉजी के कुछ एक्सेप्ट करने वाला नहीं है। एनी पिक्चर्स। उसी मोमेंट पर उसे ड्रैगन किंग से नोटिफिकेशन मिलता है जो उसे टॉप रैंक्ड एंकर्स के ग्रुप में इनवाइट करता है। लेजेंडरी एंकर ग्रुप देखकर युआन की आंखें एक्साइटमेंट से चमक उठती हैं और वो इनवाइट एक्सेप्ट कर लेता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है जिस पर एक एंकर उससे बिजनेस में हेल्प मांगता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि ये लोग उसे टेस्ट कर रहे हैं इसलिए वो प्ले अलोंग करने का डिसाइड करता है। वो चिंग फोंग को प्राइवेटली ऐड करता है और बिजनेस को प्राइवेट में डिस्कस करता है। चिंग उससे पूछता है कि क्या वो जांगो डिस्ट्रिक्ट में एक विला खरीदना चाहता है। युएन जानता है कि वो एरिया काफी वेल्थी है और वहां विला कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस का होगा। फिर भी वो इंटरेस्ट दिखाता है और कहता है कि वो कल जगह देखने आएगा। मीनवाइल चिंग फोंग शॉक्ड हो जाता है कि युएन सच में विला में इंटरेस्टेड है और शायद वो फ्रॉड नहीं है जैसा उन्होंने सोचा था। ड्रैगन किंग भी मानता है कि अगर युआन फ्रॉड नहीं भी है तब भी रिच फ्रेंड्स होना फायदेमंद है। वो चिंग फोंग से कहता है कि विला का एड्रेस भेज दे ताकि वो युआन के बारे में और जान सके। एड्रेस मिलते ही युएन के दिमाग में पहला ख्याल यही आता है कि अगर वो शाओ को विला दे दे तो कितनी फेवरेबिलिटी बढ़ेगी। कैब से उतरते ही जाओ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि युएन उसे अचानक एक जायंट विला के सामने ले आता है। उसी वक्त होंग युआंगो अपने असिस्टेंट के साथ चिन युएन का वेलकम करता है। एमसी को देखकर होंग सोचने लगता है कि शायद ये किसी फेमस फैमिली का हिडन मेंबर है क्योंकि जियाओ का टेम्परामेंट उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी लगता है। साथ ही
वो समझ जाता है कि नेगोशिएशन आसान नहीं होगी। ग्रीटिंग के बाद होंग बताता है कि रीसेंट फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो विला बेचने का डिसाइड कर चुका है। इसके बाद सब विला के अंदर एंटर करते हैं। अंदर से विला काफी मैग्निफिसेंट लगता है। बिल्डिंग एरिया 500 मीटर का है, पूल एरिया करीब 2000 स्क्वायर मीटर का है। इंटीरियर फेमस डिजाइनर ने डिजाइन किया है और इटली से कस्टम फर्नीचर आया है। साथ ही यहाँ से रिवर और ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स का व्यू दिखता है। होंग एडमिट करता है कि अगर पैसे की प्रॉब्लम ना होती तो वो इस जगह को कभी नहीं बेचता और यहीं खुद को बेरी कर देता। पूरी जगह देखने के बाद जियाओ का चेहरा लिटरली लाल हो जाता है क्योंकि ये प्लेस अमेजिंग है और क्लियरली टेंस ऑफ मिलियंस वर्थ का है। यूएन को जगह पसंद आती है और बिना घुमाए वो बॉल्ड ओल्ड गाय से विला की वर्थ पूछ लेता है। बॉल्डी बिना लाई किए बताता है कि चेन से पहले भी कई लोग इंटरेस्टेड थे। नेगोशिएशन के लिए उसने 50 मिलियन का प्राइस सोचा था, लेकिन वो 60 मिलियन डिमांड करता है। प्राइस सुनते ही यूएन एक हेवी साई छोड़ता है, जिससे होंग सोचता है कि अमाउंट ज्यादा हो गया। लेकिन जब चेन कैजुअली बोलता है कि उसे ये चीप लग रहा है तो होंग और उसके असिस्टेंट शॉक और रिग्रेट से भर जाते हैं, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि काश और ज्यादा मांग लेता। यूएन श्याओ की तरफ मुड़कर पूछता है कि क्या उन्हें ये हाउस लेना चाहिए। जाओ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि डिसीजन उसका नहीं है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि चेन ये हाउस उसे गिफ्ट करना चाहता है तो वो शॉक में हकलाने लगती है। बॉल्डी को भी ये अनरियल लगता है क्योंकि कौन 60 मिलियन की चीज किसी को दे देता है। जाओ के मन में डाउट्स आने लगते हैं, क्या चेन के पास सच में इतना पैसा है, और अगर है भी तो ये अमाउंट बहुत ज्यादा है। वो सोचती है कहीं ये स्कैम ना हो और बाद में चेन अपने गैंग के साथ उसे टॉर्चर करे या ट्रूथ सीरम पिला दे। हेजिटेशन में जाओ मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत ज्यादा है। लेकिन एक्सपर्ट एक्टर यूएन उसका हाथ पकड़ लेता है और समझाता है कि हाउसिंग रिस्ट्रिक्शंस की वजह से उसके नाम पर पहले ही बहुत प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो ये प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाहता है। उसे पास खींचते हुए वो कन्फेस करता है कि वो उसे एक होम देना चाहता है। ये सुनते ही श्याओ के चीक्स गर्म हो जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि लीगल प्रॉपर्टी ट्रांसफर सिर्फ मैरिड कपल्स के बीच होता है। वो कंट्रोल नहीं कर पाती और दोनों को बेड पर इमेजिन करने लगती है। वो सोचने लगती है कि शायद चेन उसे पसंद करता है। तभी चेन बोलता है कि जो उसका है वही उसका भी है। इतना सुनते ही जाओयुकी की फेवरेबिलिटी बढ़कर 90 तक पहुंच जाती है। चेन खुद पर प्राउड फील करता है। इस पॉइंट पर यह आदमी सच में ऑस्कर डिजर्व करता है। बॉल्डी का असिस्टेंट उसे पोक करता है और पूछता है कि उसे कब ऐसा हाउस मिलेगा। बार्डी पहले से क्राइसिस में होता है और ये बात उसके घाव पर नमक डाल देती है। जाने से पहले यूएन होंग को 10 मिलियन का डाउन पेमेंट दे देता है। बाकी अमाउंट ट्रांसफर के बाद दी जाएगी। होंग अश्योर करता है कि ट्रांसफर कुछ दिनों में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद चेन और जियाओ वहां से निकल जाते हैं। होंग नोटिस करता है कि इतना रिच होने के बावजूद चेन कैब से ट्रैवल करता है जैसे कोई डिस्गाइज पहने हो। कैब में बैठा यूएन सोचता है कि शाओ की फेवरेबिलिटी ऑलरेडी 90 पर है। जैसे ही वो 70 मिलियन खर्च करके ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करेगा उसे 7 मिलियन कैशबैक मिलेगा। साथ ही 10 मिलियन गिफ्ट्स पर एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलेंगे। दूसरी तरफ बुकवर्म्स एक्सियो अपने डेल्यूशनल वर्ल्ड से बाहर नहीं आ पाती। वो कन्फेस करने के बारे में सोचती है और मिलन या एल्प्स में शादी तक इमेजिन कर लेती है। वो सोचती है कि चेन अच्छा फादर बनेगा और बच्चे का नाम तक सोच लेती है। उसे ये भी डर लगता है कि बुढ़ापे में कहीं उसे डेंटेरिया ना हो जाए और वो उसे भूल जाए। तभी वो वापस पहुंचते हैं, लेकिन जियाओ पीछे रह जाती है क्योंकि एमसी इंटरनेट कैफे चला जाता है गेम्स खेलने। रोड साइड पर खड़ी जिया निराश महसूस करती है और सोचती है कि कन्फेशन का क्या करे। बाद में चेन इंटरनेट कैफे पहुंचता है, लेकिन फ्रेंड्स नाराज होते हैं क्योंकि वो लेट आया है। वो बता देते हैं कि ये गेम वो पहले ही हार चुके हैं। फ्रेंड्स उसे जल्दी करने को कहते हैं क्योंकि उसके लिए मशीन रिजर्व की गई है। काउंटर की तरफ जाते हुए चेन बोलता है कि वो बस आ रहा है। काउंटर पर वो कार्ड रखता है और 4 पैक लिक सिगरेट्स और 4 बॉटल आइस्टेड ब्लैक टी मांगता है। सरप्राइज की बात यह होती है कि शोले काउंटर पर काम कर रही होती है। चेन कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन वो बताती है कि उसके फादर के इंटरनेट कैफेज की चेन है और ये भी उसी का है। साथ ही वो उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसके फैमिली का डेट क्लियर हो चुका है। ओवरवेलमेड शॉल समझ नहीं पाती कि उसे ड्रिंक ट्रीट करे या लाइफ टाइम मेंबरशिप दे। चेन मना करने ही वाला होता है, तभी कोई बेसबॉल बैट लेकर कैफे में घुस आता है। वो शू के फादर का उद्धार मांगता है। डरी हुई शोले बताती है कि वो 5 मिलियन ऑलरेडी चुका चुकी है, लेकिन वो आदमी बोलता है
कि 5 मिलियन प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट अभी भी 15 मिलियन बाकी है। गुस्से में शोले उसे रॉबर कह देती है। वो आदमी बिना हेजिटेट किए उसका हाथ पकड़ लेता है और धमकी देता है कि अगर आज 15 मिलियन नहीं दिए तो उसे साथ ले जाएगा। उसे ये डील अच्छा लगता है क्योंकि शुलेले सुंदर लड़की है और नाइट क्लब में टॉप परफॉर्मर बन सकती है। चैन ये सब देखकर आगे बढ़ता है। रॉबर गाय को चैन वार्न करता है कि वो निकल जाए इससे पहले कि उसे गुस्सा आ जाए, लेकिन वो गाय अपने छोटे गुंडों को सिग्नल देता है चैन पर अटैक करने के लिए, जिस पर प्रोटैगनिस्ट बहुत तेजी से साइक्लोन किक मारता है और सामने वाला वहीं ढेर हो जाता है। ये देखकर उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका दोस्त फाइटिंग में इतना अच्छा है। चैन को लड़ते देख एमसी के दोस्त भी हैरान रह जाते हैं क्योंकि गेम अब लिटरल रियलिटी बन चुका होता है और कुछ ही सेकंड्स में सारे रॉबर नॉकआउट हो जाते हैं। जाने से पहले रॉबर धमकी देता है कि अगली बार उससे टकराया मत, क्योंकि आज उसके हिसाब से चैन बस लकी था। इसके बाद सारे बुली गाइज वहां से निकल जाते हैं, जिस पर शुलेले डर के मारे चैन के पास दौड़ कर आती है और उसे जोर से हक कर लेती है क्योंकि एक बार फिर उसने उसे बचा लिया होता है। इसी के साथ शुलेले की फेवरेबिलिटी 95 अंक तक पहुंच जाती है और काउंटर अटैक अकॉम्प्लिश हो जाता है। इसके बदले 53 लाख विन रिवॉर्ड मिलते हैं और शुलेले होस्ट की डॉग लिकिंग टारगेट बन जाती है। साथ ही चैन को 5 स्ट्रेंथ पॉइंट्स भी मिलते हैं। शुलेले उसे हग किए रहती है और चैन अंदर से खुद को लकी फील करता है क्योंकि आज सब कुछ उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से चल रहा होता है। अब उसका फोकस इस बात पर होता है कि नए स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स कहां ऐड किए जाएं। तभी शोंग उन्हें हग करते हुए देख लेती है और ऑब्वियस है कि कैट फाइट शुरू हो जाती है। उनकी लड़ाई देखकर चैन ऑडियंस बन जाता है और बिना इंटरप्ट किए सारे स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स एजिलिटी में ऐड कर देता है। दूसरी तरफ चैन वहां से गायब हो जाता है और उसके दोस्त सिचुएशन को हल्का करने की कोशिश करते हैं। प्लेग्राउंड में चैन नए टारगेट्स ढूंढने का प्लान करता है क्योंकि शुलेले और शोंग को परस्यू करना आसान रहा है। शाओयुची भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए उसे नए लोग ढूंढने पड़ते हैं, वरना उसके पास लिक करने के लिए कोई नहीं बचेगा। तभी अचानक एक अट्रैक्टिव गर्ल हाई जिंग चैन के शोल्डर पर टैप करती है और उसे साइड हटने को कहती है क्योंकि प्लेग्राउंड उसके स्पोर्ट्स क्लब ने स्प्रिंट कंपटीशन के लिए रजिस्टर किया है। उसे देखकर चैन कुछ देर के लिए खो जाता है। उसे लड़की अट्रैक्टिव लगती है और शायद वही उसका नेक्स्ट टारगेट हो। बिना हेजिटेट किए एमसी फोन निकालता है और कहता है कि अगर उसे यहाँ से हटना है तो उसे वीचैट पर ऐड कर ले। हाई जिंग थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोले उसका बॉयफ्रेंड लाई योंग बीच में आ जाता है और चैन को पीछे हटने को कहता है, ये डिक्लेयर करते हुए कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। उसका एटीट्यूड देखकर चैन को याद आता है कि यही वही गाय है जो पहले उसे बुली करता था और एक लड़की को परस्यू करने पर उसे पीट भी चुका था। चैन चुप रहता है, फिर भी लाई योंग उसे उसकी औकात याद दिलाता रहता है। गर्ल अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली जाती है और चैन हल्की सी स्मर्क करता है। हालांकि चैन स्ट्रेंजर्स के लिए नहीं रुकता और हाई जिंग के साथ लिकिंग डॉग एक्शन शुरू कर देता है। जब उसकी फेवरेबिलिटी भी 95 तक पहुंचती है तो 10% लिकिंग डॉग गोल्ड और 22 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स रिवॉर्ड मिलते हैं। ट्रैक के बाहर ली युआंग बाकी ओपोनेंट्स के साथ रेडी होता है। वो ऑडियंस की तरफ देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को स्मर्क देता है जो उसे चीयर कर रही होती है। स्प्रिंट शुरू होते ही ली युआंग सबसे तेज भागता दिखता है, लेकिन तभी उसकी नजर आगे जाती है। एक गाय उससे भी तेज होता है और इससे उसका कॉन्फिडेंस हिल जाता है। उसे पता भी नहीं होता कि जिस लड़के को उसने स्कूल में बुली किया था वही अब उसे रेस और गर्लफ्रेंड दोनों में टक्कर देने वाला है। कुछ ही सेकंड्स में चैन लीड ले लेता है और ली वोंग पीछे रह जाता है। टफ टॉकर नर्वस हो जाता है, लेकिन उसे अपनी सील्ड एबिलिटीज याद आती हैं। लेफ्ट फुट एक्टिवेट करके ली युआंग सोचता है कि वो चैन को उसकी जगह दिखा देगा, लेकिन अचानक वो देखता है कि चैन गायब है। उसकी आंखें शौक से फैल जाती हैं जब चैन पीछे से निकलता है और एक ही राउंड में उसे लैप कर देता है। भागते हुए चैन स्मर्क करता है क्योंकि लाई योंग की 10 साल की ट्रेनिंग चैन के एक हफ्ते के स्किल पॉइंट्स के सामने कुछ भी नहीं है। पूरा मैदान पागल हो जाता है क्योंकि सिर्फ 50 सेकंड में चैन पूरा प्लेग्राउंड घूमकर रेस जीत जाता है। हाई जिंग स्टन्ड रह जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बॉयफ्रेंड हारेगा। ऑडियंस चैन को उठा लेती है और चीयर करने लगती है। अनाउंसर रिकॉर्ड अनाउंस करता है जो ह्यूमन लिमिट्स को क्रॉस करता है। लोग क्यूरियस होते हैं क्योंकि चैन रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट भी नहीं होता। कुछ कोचेस चैन के पास आते हैं, उसे ट्रैक टीम ज्वाइन करने और नेशनल टीम रेकमेंड करने की ऑफर देते हैं। ये सुनकर ली योंग रोने जैसा बिहेवियर करता है क्योंकि ये ऑफर्स कभी उसके लिए थी। चैन बिना केयर किए सारी ऑफर्स रिफ्यूज कर देता है। अब हाई जिंग भी चैन को नोटिस करती है और उसकी ब्रेवरी देखकर उसकी फेवरेबिलिटी 5 पॉइंट्स बढ़ जाती है। तभी लाई योंग जिंग के पास आता है और उसे खोया हुआ देखकर उसका नाम लेता है। जिंग झूठ बोलती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए वरीड है, जबकि फेवरेबिलिटी
प्रोबेबिलिटी और 5 पॉइंट्स बढ़ती रहती है। दूसरी तरफ सोपी शाओ यूची का इंतजार कर रही होती है। जैसे ही शाओ अंदर आती है, सोपी पूछती है कि वो कहाँ थी। एक्साइटेड शाओ बताती है कि चेन ने उसे एक हाउस दिलाया है। ये सुनते ही जोपी शॉक में खड़ी हो जाती है। शाओ आगे बताती है कि हाउस 60 मिलियन का है। वो सोपी से रिक्वेस्ट करती है कि जू में हाउस प्राइसेस चेक कर दे, क्योंकि अगर बॉल्ड फैट गाय ने ट्रिक किया हो तो वो उसे नहीं छोड़ेगी। सोपी सोचती है कि उसे ऐसी लक क्यों नहीं मिलती और थोड़ा जेलस फील करती है। फिर भी वो शाओ की हेल्प करने का डिसाइड करती है। फोन खोलते ही सोपी फ्रीज हो जाती है, क्योंकि चेन को लेकर एक पोस्ट वायरल हो रहा होता है जिसमें उसे स्कमबैग और मल्टी रिलेशनशिप वाला बताया जाता है। ये देखकर दोनों लड़कियां शॉक और कंफ्यूज हो जाती हैं। एक्सओपी ये पोस्ट चेन को भी दिखाती है। चेन खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में स्कमबैग जैसा दिखता है और इसे मनी स्प्लिटिंग बॉय होने का एक्यूजेशन मानता है। वो डिटेक्टिव मोड में चला जाता है और सोचता है कि उसे कौन परेशान कर सकता है। दूसरी तरफ 3 डूड्स ये पोस्ट डाल चुके होते हैं और खुद भी नहीं मान पा रहे होते कि ये इतना वायरल हो गया। चेन की रेप्यूटेशन खराब होने पर वो काफी खुश होते हैं। पीछे लाई योंग क्यूरियस होकर सब देख रहा होता है, क्योंकि उन्होंने दिन में ही कर्टन्स बंद कर रखे होते हैं। उसके दोस्त बताते हैं कि वो लिबरल आर्ट्स स्कूल के एक एरोगेंट गाय से निपट रहे हैं। पोस्ट देखकर लाई योंग चेन को स्प्रिंट रेस से पहचान लेता है। उसके चेहरे पर स्मर्क आ जाती है, क्योंकि उसे याद आता है कि चेन वही लड़का है जिसे वो बुली करता था। लाई योंग बोलता है कि चेन अच्छा आदमी बनने लायक भी नहीं है और लड़कियों को हरस करता है। तीनों के बीच बैठकर वो चेन को डॉग लिकर और गर्ल हरासर बताने लगता है। जितना वो बोलता है उतना ही तीनों मजे लेते हैं और नई पोस्ट के लिए नोट्स बनाने लगते हैं। अब लाई योंग को फर्क नहीं पड़ता कि चेन रेस जीता या कोचेस आए, क्योंकि अब उसका बस एक गोल है, उसे पूरी तरह डिस्ट्रॉय करना। तीनों मिलकर एचयू यूनिवर्सिटी से चेन को वोमनाइजर और हरासर बताकर एक और पोस्ट डाल देते हैं, जिसमें दावा किया जाता है कि वो